नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। कश्मीर की बात होगी, उस मासूम बच्ची से एक्सक्लूसिव बातचीत जिसके एक वीडियो ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। अमृतसर की बात होगी क्योंकि वहां पर कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू की गुमशुदगी के पोस्टर लगा दिए गए हैं। कोरोना टीकाकरण पर आईसीएमआर का बड़ा दावा आपको दिखाएंगे, कैसे दिसंबर तक लग जाएगा सबको टीका, ये आईसीएमआर ने बताया है। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और अब बात सबसे पहले करेंगे किस तरीके से गोंडा में, जो कि यूपी में स्थित है, वहां पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। गोंडा जिले के ठठेरपुरवा गांव में एक सिलेंडर ब्लास्ट में 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। हादसे में मरने वालों की संख्या अब तक 8 पहुंच चुकी है। धमाका इतना ज्यादा जोरदार था कि बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। मलबे में कुल 15 लोग दब गए थे। 7 लोगों का इलाज गोंडा के जिला अस्पताल में चल रहा है। कल रात तक 14 लोगों के दबे होने की खबर थी, लेकिन आज सुबह 14 साल के एक बच्चे का शव मलबे से बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मलबे से लोगों को ढूंढने का काम पूरा हो चुका है, यानी अब किसी के दबे होने की आशंका नहीं है। सीएम योगी ने हादसे पर खेद व्यक्त किया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। तीन तस्वीरें आपके सामने। इस भीषण हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है। मलबा इतना ज्यादा था कि शवों को खोजने में भी काफी ज्यादा वक्त लगा। हालांकि अब जो लोग इस राहत और बचाव के काम में जुटे हुए थे, उनका यह कहना है कि अब मलबे के भीतर कोई भी शव नहीं है। सभी जो कि जख्मी थे या फिर जिनका शव अंदर था, उन्हें निकाल लिया गया है। कल तक यहाँ कुछ परिवारों का खुशहाल आशियाना हुआ करता था और आज सुबह पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है। ईंटों का ढेर लगा हुआ है, सरिये निकल चुके हैं, छत का हिस्सा जमीन पर है, खिड़कियां झूल रही हैं, जहां तहां कपड़े, फर्नीचर और घरेलू सामान बिखरे पड़े हैं। इस बात की गवाही देते हुए कि कल तक यहाँ लोगों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ जमींदोज हो चुका है। जेसीबी की बड़ी बड़ी मशीनें रात में ही मलबा साफ करने में जुट गई। ये यूपी के गोंडा का टीकरी इलाका है। पुलिस के मुताबिक टीकरी के ठठेरपुरवा गांव में कल सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। धमाका इतना जोरदार था कि 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। मकान के मलबे में 14 लोग दब गए। इनमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोगों का इलाज जारी है। ये सूचना प्राप्त हुई कि एक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मकान की छत वो गिर गई है। तमाम फोर्स को साथ प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे राहत बचाव कार्य यहाँ पे शुरू किया गया है। इस राहत बचाव कार्य में अब तक 14 लोगों को निकाल लिया गया है। सभी को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें कि 7 लोग सकुशल है, इलाज उनका चल रहा है। सिलेंडर धमाका कल रात करीब 11 बजे हुआ। खबर लगते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस के साथ एसपी अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे तो आईजी देवी पाटन मंडल भी मौके पर पहुंच गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक मलबे से लोगों को ढूंढने का काम पूरा हो चुका है। आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे से 14 साल के बच्चे का शव मिला। अचल श्रीवास्तव, गोंडा, आज तक। और अब बात 6 साल की उस कश्मीरी बच्ची की करेंगे जो एक वीडियो की वजह से सुर्खियों में है। बहुत ज्यादा होमवर्क मिलने से परेशान इस बच्ची ने दरअसल वीडियो बनाकर बड़ी मासूमियत से पीएम मोदी से शिकायत की थी। उस वीडियो का ऐसा असर हुआ कि जम्मू कश्मीर के एलजी ने फौरन शिक्षा विभाग को होमवर्क कम करने का रास्ता निकालने के निर्देश दे दिए और शिक्षा विभाग ने भी होमवर्क का बोझ कम करने की गाइडलाइन जारी कर दी। 6 साल की इस बच्ची ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। मुझे बताए बेटा, आपका नाम क्या है? मायरू इरफान। मायरू, मुझे ये बताए जो आप किस स्कूल में पढ़ती हो?
मिंटो सर्कल स्कूल। अच्छा, आपने एक वीडियो अपलोड किया था, आपने खुद एक वीडियो बनाया था, क्या बोला था उस वीडियो में आपने? अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब। अच्छा, क्यों बोला था मोदी साहब आपने? क्योंकि मुझे ज्यादा क्लासेस होती है और बहुत काम। अच्छा, आपको पता है मोदी साहब कौन है? वो कौन है? पीएम और प्राइम मिनिस्टर। दरअसल माहिरा इरफान नाम है इस बच्ची का। इसका 1 मिनट 11 सेकंड का वीडियो परसों से वायरल हुआ था और इस बच्ची की विनती थी कि उसका होमवर्क कम किया जाए, और ऐसा असर हुआ इस विनती का कि जम्मू कश्मीर में होमवर्क और ऑनलाइन पढ़ाई की नई नीति घोषित कर दी गई। जब मैं सुबह उठती हूँ तब 10 बजे मुझे 2 बजे तक होती है क्लास। उस्ताद जब कोई गेम में चीटिंग करे, इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? कई बार बड़ी बड़ी दरख्वास्त काम नहीं आती, लेकिन मासूम शिकायतों का असर हो जाता है। श्रीनगर की 6 साल की माहिरा इरफान ने YouTube वीडियो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ऑनलाइन पढ़ाई की दुश्वारियों को रखा। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? इतना काम होता है। उसने ऑनलाइन पढ़ाई के लंबे सेशंस को लेकर मासूम बच्चों पर पड़ रहे बोझ पर आंख खोली, तो अब जम्मू कश्मीर में 12वीं तक की ऑनलाइन पढ़ाई की नई गाइडलाइन आई है। जब मैं सुबह उठती हूँ तब 10 बजे मुझे 2 बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? वायरल वीडियो जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा तक पहुंचा था, जिसके बाद उन्होंने पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया था। मनोज सिन्हा के निर्देशों पर स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई की नई नीति जारी की। पहली से क्लास 8 तक 30 से 45 मिनट के 2 सेशन से ज्यादा नहीं हो सकते। 9वीं से 12वीं तक के लिए 30 से 45 मिनट के 4 सेशन से ज्यादा नहीं हो सकते। बच्चों की ऑनलाइन लर्निंग कैसे उनके संपूर्ण विकास में रोड़ा न अटकाए और पढ़ाई की जरूरतें पूरी हों, इसके लिए जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को कई तरह की हिदायतें भी दी हैं। मासूम माहिरा श्रीनगर के मिंटो सर्किल स्कूल की छात्रा हैं। 2019 में उसके एडमिशन लेने के कुछ दिनों के बाद से ही स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलानी पड़ी है। क्यों बोला था मोदी साहब आपने? क्योंकि मुझे ज्यादा क्लासेस होती है और बहुत काम। प्रधानमंत्री तक माहिरा के संदेश से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर बेहतर गाइडलाइन बनने की जरूरत पर पूरे देश का ध्यान गया है। साथ ही माहिरा इरफान कश्मीर के बदल रहे माहौल की एक दस्तक भी है। उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम? अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। बात अब CBSE की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की करेंगे। पिछले साल भी इस साल की तरह CBSE की 12वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, इसे रद्द कर दिया गया है। लंबे समय से छात्र और अभिभावक इसकी मांग कर रहे थे। दिल्ली समेत कुछ राज्य सरकारों ने भी बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। कोरोना की लहर के बीच 10वीं की परीक्षा तो पहले ही रद्द कर दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए CBSE की 12वीं की परीक्षा को भी रद्द कर दिया है।
बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में ये अहम फैसला हुआ है। इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित दूसरे केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे और फिर ये तय किया गया कि परीक्षा रद्द करना ही सबसे बेहतर फैसला है। पीएम ने कहा कि कोरोना के बीच ऐसे माहौल में बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने फैसले के बाद ट्वीट किया, भारत सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। लंबे मंथन के बाद हमने वो फैसला लिया है जो छात्रों के हित में है और जो युवाओं की सेहत के साथ साथ उनके भविष्य की भी रक्षा करेगा। 12वीं के बोर्ड के एग्जाम को रद्द करने का फैसला केंद्र सरकार ने ले तो लिया है, लेकिन इन परीक्षा को देने वाले बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों की चिंता इस बात को लेकर है कि बोर्ड के एग्जाम के अंकों के आधार पर ही बच्चों के भविष्य की आधारशिला रखी जाती है। अब देखना यह है कि इन सब की चिंता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार क्या बड़ा फैसला लेती है। सरकार के इस फैसले के साथ ही 14,30,000 से ज्यादा बच्चों के सामने से असमंजस खत्म हो गया है। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। और मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं और काफ़ी हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए हैं, उन पे भी लग सकते हैं, हम प्रमोट हो सकते हैं आगे। मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा, रिजल्ट कैसे घोषित होंगे। तय किया गया है कि पिछले साल की तरह स्कूल के इंटरनल परीक्षा के आधार पर रिजल्ट तय होंगे। अगर कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होगा तो वो अलग से परीक्षा दे सकता है। ये तब होगा जब हालात ठीक हो जाएंगे। तनुश्री पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो केंद्र सरकार ने 12वीं की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया जिसकी जानकारी ट्वीट द्वारा भी प्रधानमंत्री ने दी। उत्तर प्रदेश में परीक्षा कराने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा क्योंकि अब अलग अलग राज्यों पर फैसला छोड़ दिया गया है। महाराष्ट्र की अगर बात कर ले तो वहां आज इस मामले में फैसला लिया जा सकता है। वहीं अगर गोवा, जहां पर सबसे ज्यादा मामले एक समय में कोरोना के सामने आए थे, वहां परीक्षा पर आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में तय किया जाएगा कि क्या भविष्य होगा छात्रों का। गुजरात 1 जुलाई से 12वीं की परीक्षा यहां पर कराई जाएगी। यहां पर परीक्षा को कंडक्ट किया जाएगा तमाम कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो परीक्षा पर कल यहां पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही हरियाणा परीक्षा नहीं कराने का फैसला यहां पर हरियाणा सरकार ने ले लिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सुनिए। उत्तर प्रदेश में भी हम 12वीं की परीक्षा को भी हमने द्वितीय सप्ताह जुलाई के यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो कराने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो चिंता है विद्यार्थियों के संदर्भ में, छात्रों के संदर्भ में, सारी परिस्थितियों का पुनर्विचार करने के बाद ही हम, यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे और स्थितियों के आकलन के उपरांत हम परीक्षाओं की तिथि के बारे में आगे हम निर्णय लेंगे। और अब बात मिशन वैक्सीनेशन की करेंगे। आईसीएमआर ने कल दावा किया कि दिसंबर तक पूरी आबादी का टीकाकरण कर लिया जाएगा। आईसीएमआर के मुताबिक अगले महीने या अगस्त की शुरुआत तक इतनी ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी कि रोजाना 1 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो सकेगा। अगर अब तक के टीकाकरण अपडेट की बात कर लें तो कल शाम तक 21 करोड़ 83 लाख लोगों को टीकाकरण हो चुका है। 18 साल से 44 साल के बीच 2 करोड़ 13 लाख लोगों को टीका लग चुका है। कल 22 लाख लोगों को टीके लगा दिए जाएंगे। इस तरह का मिशन वैक्सीनेशन, एक तरह का खाका तैयार किया है सरकार ने।
By the middle of the year or early part of July or in middle of July or early August, we will have more than enough doses to vaccinate up to 1 crore per day. And we should be able to cover up this little, if you're going from destination A to destination B, if you're traveling by car or by train, sometimes the speed is high, sometimes the speed is slow. So you ultimately want to reach the destination in a limited time. And that is what our purpose is, to cover the entire population by December, which we should be able to do. So you have to have patience. अगली खबर का रुख करेंगे। क्या कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू गुमशुदा हैं? कल सिद्धू दिल्ली में थे और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के इलाके में उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगा दिए गए। अमृतसर शहर की गलियां, दीवारों पर चिपके ये पोस्टर शायद अपने विधायक की खोज खबर ले रहे हैं। अमृतसर पूर्वी विधानसभा एरिया से विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ये पोस्टर एक एनजीओ ने लगवाए हैं। इस संस्था को शायद मालूम नहीं है कि सिद्धू तो पंजाब की राजनीति का हिसाब किताब दिल्ली में कर रहे हैं। कैप्टन के बागियों की फौज दिल्ली में डेरा डाले बैठी है और आला कमान के सामने 2 दिन तक शिकवे शिकायतों का पूरा रजिस्टर खुल गया। हाईकमांड के बुलावे पे उन्हें अप्रेज करने आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने पार्टी के हित में पूछा, उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है, उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। पंजाब में कांग्रेस विधायकों की भरपूर शक्ति के साथ सरकार चला रही है, लेकिन पलीता अंदर खाने ही लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक 25 से ज्यादा विधायक और करीब 5 मंत्री कैप्टन अमरिंदर से नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री की कार्यशैली से विधायकों में गुस्सा है। विधायकों की शिकायत है कि सीएम उन्हें तवज्जो नहीं देते और अफसर भी उनकी नहीं सुनते। अकाली दल पर नरमी बरतने के आरोप भी नाराज गुट खुलकर लगाता रहा है। पंजाब में जो कुछ कांग्रेस में पक रहा था, उसकी दहक दिल्ली पहुंची और पार्टी ने 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाकर चैन की सांस लेने की कोशिश की। मैं समझता हूँ पार्टी इस सारे मंथन के बाद और मजबूत होकर निकलेगी। हमारे पास 2/3 मेजोरिटी है। हमारा प्रयास है आने वाले इलेक्शन में इससे भी ज्यादा हम कामयाब हों, क्योंकि पंजाब को बड़ी उम्मीदें। जब पार्टी बैठती है तो मंथन किया जाता है, कोई एक व्यक्ति विशेष इम्पोर्टेंट नहीं होता। पार्टी आज पंजाब इम्पोर्टेंट है, पंजाब के लिए आज कांग्रेस पार्टी इम्पोर्टेंट है। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रख के सारा कुछ किया। मीटिंग चालू हुई है, अभी 3-4 दिन मीटिंग चलेंगी, सारों की राय लेके उसके बाद में मंथन करके एक पंजाब में कैप्टन और नवजोत सिद्धू में रिश्ते हमेशा से नरम गरम रहे हैं। कभी सिद्धू डिप्टी रहे तो कभी इस्तीफा देकर दबाव की पॉलिटिक्स की। अब दिल्ली तक मार्च से साफ है कि कैप्टन को अपने सेना को ज्यादा लेफ्ट राइट करने से रोकना होगा। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात मेहुल चौकसी की करेंगे, जिस पर डोमिनिका की कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। भारत की तैयारी पूरी है, सभी दस्तावेज तैयार हैं, जिनके आधार पर कोर्ट में मजबूत दलीलें रखी जाएंगी, जिससे चौकसी के भारत वापस लाने का रास्ता साफ हो सके। डोमिनिका से मेहुल चौकसी को भारत लाया जा सकेगा या फिर वो डोमिनिका से वापस एंटीगुआ पहुंच जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब इसी से मिलेगा कि कैसे भारत मेहुल चौकसी को भारतीय नागरिक साबित करेगा, जिसने भारत से भागकर एंटीगुआ की नागरिकता ली थी। लेकिन आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, उसके मुताबिक भारत ने मेहुल चौकसी की नागरिकता साबित करने के लिए बड़ी तैयारी की है। इसमें पहली बड़ी बात यह है कि मेहुल चौकसी ने अपनी भारतीय नागरिकता सरेंडर करने की जो प्रक्रिया और पेपर वर्क था, उसे कभी पूरा ही नहीं किया
और जब तक भारतीय नागरिकता छोड़ने से जुड़े पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होते तब तक रिकॉर्ड में मेहुल चोकसी को भारतीय नागरिक ही माना जाएगा। मेहुल चोकसी के आज भी भारतीय नागरिक होने के दावे को उन दस्तावेजों से मजबूत किया जाएगा जिसमें चोकसी के आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं, जिनके आधार पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो भारतीय नागरिक नहीं है। डोमिनिका की कोर्ट में मेहुल चोकसी से जुड़े दस्तावेज पेश किए जाएंगे। डोमिनिका की कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय वो हल्फनामा भी देगा जिसमें मेहुल चोकसी के अपराधों का पूरा ब्यौरा होगा। इन दस्तावेजों को दिखाकर कोर्ट में ये दलील रखी जाएगी कि मेहुल चोकसी को तुरंत भारत के हवाले किया जाना चाहिए। मेहुल चोकसी 23 मई को एंटीगुआ से गायब हो गया था, जिसके बाद उसे डोमिनिका की पुलिस ने वहां पर अवैध तरीके से एंट्री करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इसके तुरंत बाद भारत भी भगोड़े चोकसी को वापस लाने के लिए सुपर एक्टिव हो गया। अब कोर्ट को इस बात पर फैसला करना है कि उसे डोमिनिका से भारत भेजा जाए या नहीं। गीता मोहन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। काम करत असेल तर त्या 50 लोकांच्या मजदूरांच्या यांनी काळजी घेतली म्हणून त्यांचं घर चाललं। तुम्ही दिला का काही पैसे की कलेक्टरनी दिला काही पैसे, सरकारने दिला काही पैसे? उद्धव ठाकरेंनी भाषण घेऊन जे टीव्हीवर येऊन बोलत होते की त्यांनी हे मजदूरांचं दिले का काही पैसे? मेरा 3 महीने की दुकान है, खिलौने की दुकान है, क्या कमाऊंगा सब में? और मैंने इनको जवाब दिया, रिसीव्ड में जवाब नहीं इनका भाड़े की दुकान है साहब। 3 महीने किराया था क्या? फाइनल करो साहब, थोड़ा रिजनेबल करो। अरे भाई मेरे को वही तो सुना हुआ। अभी कर दो ना साहब, अभी फाइनल कर दो ना। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ सर? सकट नहीं कर सकता हूँ ना। ये बुला के लेके उसके अंदर इसको भी नहीं उठाने देंगे उसके अंदर। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।